Hello student, this is Pooja Kumari. Let's continue the chapter of economics, chapter 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन चैप्टर। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का पॉजिटिव साइंस, वास्तविक जो विज्ञान है उसके बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और उससे बताया था उसका बेसिक जो वर्ड है आपको यूज़ करना है कारण और परिणाम। ठीक है, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको आदर्श विज्ञान। तो कैसे एक अर्थशास्त्र जो हमारा है वो कैसे एक आदर्श विज्ञान है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप बुक में देखोगे, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, वेयर आई एम पुटिंग माई फिंगर। अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान में रखने वाले अर्थशास्त्रियों में प्रमुख जो लोग हैं उनका नाम था मार्शल, जो हमने उसके जो पार्ट 4 के वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि मार्शल ने किस पे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट मैटर पे ज़्यादा फोकस किया है, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था आपको याद ही होगा। तो मार्शल ने बोला है कि अर्थशास्त्र क्या है, एक आदर्श विज्ञान है। उनके साथ देते हैं पीगू, हार्टे और कीन्स और भी इकोनॉमिस्ट। कीन्स भी ये बात बोली है। ठीक है, कीन्स का एक बहुत बड़ा रोल है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा। कीन्स का बहुत सारा डेफिनेशन मिलेगा, बहुत कुछ स्टडी भी करना रहता है कीन्स में। कीन्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला, और भी बहुत सारे अर्थशास्त्रीय थे जो उन्होंने बोला कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है, यानी कि आदर्श विज्ञान है। अब देखो आदर्श विज्ञान है क्या, ये आपको समझना है। बिकॉज देखो एग्जाम में जो ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से आएगा, या तो आपसे मतलब पूछ देगा कि आप क्या समझते हैं वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान से, या ज़्यादातर क्वेश्चन में इसका डिफरेंस पूछता है और ये एग्ज़ाम में आता है कंफर्म, ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए। आप याद करिएगा पिछले वीडियो में जो हमारा वास्तविक जो विज्ञान था उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट था। जो भी समस्या था वो जैसी है उससे हमको वैसे ही अध्ययन करना, स्टडी करना है। वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। ऐसा कोई शब्द हम वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो समस्या सामने है जैसी है उसी रूप में आप उसको स्टडी करिए, कारण पता करिए और उसका परिणाम आप देखिए क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या मैक्सिमम अलग है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको हाईलाइट करना है इस वर्ड में, इवन एग्जाम में भी आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मेटिव में कहता है कि आदर्श विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। ठीक है, जैसे प्रश्न के उस तरह की कोई भी स्टेटमेंट है, कुछ भी इशू है तो उस पर ये प्रश्न उठेगा क्या होना चाहिए। जैसे प्रश्न से है जिसमें आर्थिक पहलुओं, जो भी आर्थिक पहलुओं की अच्छाई या बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। कोई भी मैटर मान लो आया हुआ, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में आय की असमानताएं कम की जानी चाहिए। जैसे मैंने ये वर्ड बोला कि जो भी हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें जो इनकम है उसमें इनइक्वालिटीज़ जो है उसको कम करनी चाहिए। ठीक है, तो जो उसकी जो अर्थव्यवस्था में ये खामियां देखी गई है उसको बोला जा रहा है कि इसको किसी भी कीमत पर आप क्या कीजिए, कम कीजिए, कम होना चाहिए। ठीक है, या उसके लिए ये सब कदम उठाने चाहिए, ये शब्द आ रहा है यहाँ पे। तो वही बोला जा रहा है, कोई भी अच्छाई या बुराई के संबंध में हम क्या करते हैं, विश्लेषण किया जाता है और तथ्य की वांछनीयता एवं अवांछनीयता पर अपना मत व्यक्त किया जाता है। जो भी तत्व है उस पर अपना मत को क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग जो है यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान ही नहीं बल्कि उसका स्वरूप आदर्शात्मक है। जो आज के हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि जो अर्थशास्त्र वो केवल वास्तविक विज्ञान सिर्फ नहीं है बल्कि वो क्या है, आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्रियों के दायित्वों का निर्वाह केवल इतनी विवेचना से ही नहीं हो जाता है कि विषय वस्तु क्या है,
उनका कहना है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, सिर्फ ये बोल देना कि ये सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, सिर्फ इतना बोल करके उनकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि उनका यह भी उत्तरदायित्व है कि ये बतलाएं कि विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। साथ में ये भी वो बताएं कि इसमें और क्या क्या विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या आप इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मेटिव साइंस क्या है। अब देखिएगा जैसे उसके नीचे आप देखोगे, मैं आई विल पुट माई फिंगर हियर, यू कैन सी, ये आप देख सकते हो टॉपिक यहाँ पे, इकोनॉमिक्स जो है बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, और ये सच्चाई है, आप किसी एक को अलग नहीं कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है ना, वास्तविक एक एवं आदर्शात्मक विज्ञान दोनों ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब देखोगे यहाँ पे कैसे अर्थशास्त्र के स्वरूप को न तो अकेले वास्तविक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है और न ही अकेले आदर्शात्मक विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। इसका चरित्र दोनों प्रकार का है। इसका जो अर्थशास्त्र का जो चरित्र है वो दोनों है, वो वास्तविक भी है और आदर्शात्मक भी है, दोनों ही के दोनों हैं, वास्तविक भी और आदर्श भी। फ्रैडमैन है उनके अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान हो जाता है। देखो कैसे, आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है, यह वास्तविक विज्ञान का विषय। बहुत ही अच्छी लाइन है, इस लाइन को आप कोट करोगे भी एग्ज़ाम में, जिसे कि कोई भी समस्या है, कोई भी आर्थिक समस्या है, उसका जो समाधान कैसे होता है, उसका समाधान आप कैसे करोगे, ठीक है ना, यह क्या है, वास्तविक विज्ञान का विषय बन जाता है। और आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, ये कैसे होता है और कैसे होना चाहिए, ये जो होना चाहिए ये क्या होगा, आदर्श विज्ञान का विषय है। जैसे मैं एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें जो है वो निरंतर बढ़ रही है। ठीक है, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था, वहाँ पे प्राइस क्या है, डे बाय डे इन्फ्लेशन होते जा रहा है। ठीक, तो इसको कंट्रोल कौन बेसिकली करता है, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी जो मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अगर हो गई है, बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया, या फिर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा घट गया है, मार्केट में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो बेसिकली कंट्रोल हमारा RBI करता है। ठीक है, उसका अपना मॉनेटरी पॉलिसी होता है, आप सब पढ़ोगे, A to Z मैं पढ़ाऊंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके तहत RBI कंट्रोल करता है। दूसरा होता है हमारा इंडियन गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी के तहत वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो एक अपना वहाँ पे प्रिंसिपल बना हुआ है, सिद्धांत बनाओ कि ये टूल्स है, ये टेक्निक है, ये RBI को फॉलो करना है, ये टेक्निक है, ये टूल है जो इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करेगी। बट होता है, इसका सल्यूशन ऐसे होता है, मतलब ये जो इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ रही है, कीमतें जो मार्केट में बढ़ रही है, या मार्केट में पैसे की कमी बहुत ज़्यादा होगी, इस टूल से या इस टेक्निक से RBI कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार सेम चीज़ हर समस्या पे आप लगा दो। कभी कभी ऐसी समस्या हो जाती है जहाँ पे थोड़ा सा आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे हमको ये काम करना चाहिए, तो हमको जल्दी और बेटर आउटपुट मिलेगा और काम फास्ट होगा। ठीक है, तो यही चीज़, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का इशू पूरी दुनिया में है। अब यहाँ पे देखो, एक सल्यूशन पूरी दुनिया के पास है, पूरे कंट्री के पास है कि लॉकडाउन करेंगे तभी ये चीज़ को फैलना हम बंद कर सकते हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट लॉकडाउन का असर आप देख रहे हो कि पूरी इकोनॉमी धाराशायी हो चुकी है, ऑलमोस्ट ऑल बर्बाद के कगार पे जा चुकी है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट अब पहले वाला जो पॉलिसी है उसको लेके चलेगा तो काम चलेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक नया समस्या आया है, तो उस नया समस्या के अनुसार क्या होना चाहिए सल्यूशन, वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होता है, वो तो होता ही है, ये एक वास्तविक विज्ञान है, लेकिन आर्थिक समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए ये आदर्श विज्ञान है। तो आप दोनों को लेके चलोगे, सिर्फ वास्तविक को लेके चलोगे और आदर्श को लेके नहीं चलोगे तो भी आप प्रॉब्लम में आओगे ही आओगे। ठीक है, इस प्रकार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और साथ ही साथ क्या है,
आदर्श विज्ञान भी है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी आ जाता है कि कैसे दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, आपको ये बताना, ये भी आपका 2 या 3 मार्क्स में आता है। तो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको भी आप देख लें। और ये लाइन बहुत ही खूबसूरत है, फ्रैडमैन का जो ये स्टेटमेंट है बहुत ही अच्छा है, इसको माइंड में आप कीप करके रखोगे। इवन आप अगर मैं आपको एक चीज़ और टिप्स बता दूँ, एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली जो होता है लिखते हो अपने भाषा में, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी क्योंकि आप 12th क्लास में स्टूडेंट हो, और जो एग्जामिनर होते हैं जो आपका कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, जो इन्विजिलेटर, सॉरी एग्जामिनर नहीं, जो इन्विजिलेटर आपके होते हैं वो आपका कॉपी जो चेक करते हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं है क्लास 7, 8, 9 के, 10th के, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कोट करिए पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट का नाम, ठीक है, और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है वो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। वहाँ आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा कि हाँ फ्रैडमैन ने क्या बोला है, मार्शल ने क्या बोला है, एडम स्मिथ ने क्या बोला है, रॉबिन्स ने क्या बोला है, रिकार्डो ने क्या बोला है, सैमुअल्सन ने क्या बोला है, किसने क्या बोला है, आपको इतना दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोट करते हो, उनके अनुसार लिखते हो, तो आई रियली टेल यू वन थिंग, आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इवन इकोनॉमिक्स से पूरा मार्क्स तक मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है मैं इसको डिस्कस आज कर ही देती हूँ कि आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी एग्ज़ाम में आता है 2 या 3 मार्क्स में, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप स्क्रीन पे अच्छे से देख रहे होंगे कि वास्तविक एवं आदर्श अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो अगेन आई वुड लाइक टू से, मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप 3 कॉलम बनाओगे, एक बेस का कॉलम बनाओगे, आधार हो गया, दूसरा आपका कॉलम हो गया वास्तविक अर्थशास्त्र, और तीसरा आपका हो गया आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आपको इसी तरह से लिखना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सेम टू सेम किताब से देख कर रट्टा मार के तोता के रट्टा मार जाओ और एकदम सेम टू सेम लिखो। आप चीज़ों को समझो, ठीक है। आधार के बेस पर नंबर 1 आपका क्या है, क्या अभिप्राय है। आप वास्तविक अर्थशास्त्र, अब जैसे कि यहाँ पे अभिप्राय लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो अर्थ लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है, या हम क्या समझते हैं। तो आप सबसे पहले डिफाइन करो कि वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है। तो आपने लिखा क्या है, वर्ड क्या है, जो भी समस्या है वो क्या है से संबंधित, अर्थात आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती है, इसमें हम पढ़ते हैं, किसमें, वास्तविक अर्थशास्त्र के तहत। दूसरा क्या है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, क्या होना चाहिए। ये कोट आप हर हाल में एग्ज़ाम में करोगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए। क्या होना चाहिए से संबंधित, अर्थात आर्थिक समस्या कैसे हल की जानी चाहिए, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है सत्यापन, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन। जो भी वास्तविक आंकड़े हैं, जो भी समस्या आपके सामने आया है, उसका जो भी आंकड़ा होगा उसके अनुसार, उसके बेस पर क्या किया जाता है, इसको सत्यापित किया जाता है। कहाँ पर, वास्तविक अर्थशास्त्र में। इसमें क्या बोला जाता है, वास्तविक तथ्यों के आधार पर सत्यापन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, ठीक है। यहाँ पे सत्यापित, वास्तविक तथ्यों के आधार पर सत्यापित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य होता है, एक आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसका वास्तविक रूप से क्या करना, विश्लेषण करना। इसमें क्या होता है कि आदर्श मानदंड स्थापित करना। एक अपना जो है, एक आइडल जो है एक मेज़र यहाँ पर स्थापित करते हैं, क्योंकि देखो अभी वो चीज़, उस समस्या को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ऐसा होता था, ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसे हम बात कर रहे हैं। बट क्योंकि नॉर्मेटिव में आप क्या बोलते हो, ऐसा होना चाहिए, तो जब आप चाहिए में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक नया, कहीं ना कहीं और कुछ नया भी लाते हो, और कहीं ना कहीं एक मानदंड भी आप तैयार करते हो वहाँ पर कि हाँ इस तरह से भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे प्रकृति, इसका नेचर क्या है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित तथा परामर्श देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, कारण और परिणाम के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये कर सकते थे, ऐसा आप यहाँ पे कोई परामर्श नहीं देते हैं। यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर व्यक्तिगत विचार पर आधारित एवं परामर्श देने से संबंधित। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी हमारे देश में मान लो कोई भी योजना लागू होती है तो हम लोग फट से एक आम आदमी बोलता है अरे ऐसा इंडियन गवर्नमेंट को या भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत सरकार को इस तरह से काम करना चाहिए था। एक आम आदमी अपना कंसेप्ट लेके बता देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था देश में, ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ऐसा करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी व्यक्तिगत अपना विचार रख सकता है परामर्श देने से संबंधित, ठीक है। दूसरा है आपका दूसरा बोल रही हूँ, 5th नंबर है आपका मूल्य विश्लेषण। कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता है अर्थात साध्यों के मध्य उदासीन है। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ का वैल्यू का विश्लेषण, क्योंकि समस्या है तो कोई वैल्यू का विश्लेषण नहीं यहाँ पर होता है, ठीक है। और जो भी आपके सामने जो भी साध्य जो आपके सामने है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा उदासीन ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूल्य का विश्लेषण होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल तो हर हाल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप 2-3 एग्जाम्पल तो कोट करके ही आप आना एग्ज़ाम में, एकदम करके आना। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जैसे कि यहाँ पे आपको पॉइंट 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है बुक में, तो अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 से लेकर 6 तक लिखना है। अपना 3 पॉइंट बना लो या खुद से भी अपना 4 पॉइंट बना लो, लेकिन 1 पॉइंट तो हर हाल में आपका एग्जाम्पल होना ही चाहिए, बेस्ट होगा आपके लिए। इवन इकोनॉमिक्स में मैं तो हमेशा हर बच्चों को बोलती हूँ, और जब से मैं पढ़ा रही हूँ, 10 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, इकोनॉमिक्स में जितना हो सके एग्जाम्पल दीजिए। और जो भी एग्जाम्पल आप देते हैं करंट जो इशू चल रहा है उसको बेस, जैसे कि मान लीजिए 2020 आपका एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है। अब 2020 में जो भी न्यूज़ में आपने देखा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से बेस पे देखा, उस बेस पे आप पूरा एग्जाम्पल आराम से दे सकते हो। नोबडी इज़ गोइंग टू कट, कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं। ये वास्तविक अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये एक समस्या है। ये क्या है, एक समस्या है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था उसमें लगातार जो भी कीमत है किसी भी वस्तु का, कमोडिटी का, उसमें क्या हो रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखो ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या बोलता है कि भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आप देखो यहाँ पे एक समस्या रख दिया गया यहाँ पर वास्तविक में कि ऐसी स्थिति, कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं, ठीक है। अब कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, कारण जानेंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब यहाँ पे अपोजिशन पार्टी बोल सकता है, कोई बड़े इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं, एक आम आदमी भी बोल सकता है कि हाँ जो ये कीमत लगातार बढ़ रही है इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसके कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। समझ में आई बात, अंतर दिख गया एग्जाम्पल से। दूसरा एग्जाम्पल है भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानताएं। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनइक्वलिटीज़ है, मतलब बराबर नहीं है। कोई आदमी पूरा 1 करोड़ कमा रहा है तो कोई जस्ट 1000 रुपया कमा रहा है। जैसे कि हमारे देश में क्या है, एक तबका बहुत ही रिच होते जा रहा है और दूसरा तबका क्या होते जा रहा है, गरीब, टिल गरीब का गरीब ही है। बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, अगर अपने इंडिया को देखोगे तो जो वेस्ट पार्ट इंडिया का है, साउथ पार्ट इंडिया का है, जितना जल्दी जल्दी वेस्ट पार्ट और साउथ पार्ट इम्प्रूव करके रिच बनते जा रहा है, उतना अच्छा अपना ईस्ट वाला इंडिया का जो पार्ट है और नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है उतना रिच नहीं बन पा रहा। टिल का टिल अभी भी बहुत वहाँ पर गरीबी है। समझ में आ रही है बात। तो वही बोला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानताएं हैं। और देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर है, आदर्श में देखो क्या बोलता है, अर्थव्यवस्था में आय की असमानताएं कम की जानी चाहिए। ये एक समस्या दे दिया कि यहाँ पे अब समस्या में है कि आपका क्या कारण है जिससे ये असमानताएं हैं, और इस अगर असमानताएं अगर हो रही है तो परिणाम क्या होगा देश के ऊपर या भारत के अर्थव्यवस्था पे क्या परिणाम होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो भी ये आय की जो असमानताएं हैं अर्थव्यवस्था में उसको कैसे भी करके कम की जानी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखोगे, भारत में बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। भारत में क्या हो रही है, बेरोजगारी
बढ़ रही है, डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, ये एक समस्या रख दिया गया। ठीक है, अब बेरोजगारी बढ़ने का क्या कारण है और बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या, भारत में बेरोजगारी को कम किया जाना चाहिए, यहाँ पे कोई सजेशन दे रहा है, बोल रहा है कि इसको हर हाल में क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो अब आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक यानी कि पॉजिटिव साइंस एंड दूसरा क्या है, आदर्शात्मक यानी कि नॉर्मेटिव साइंस में क्या डिफरेंस है। ये आप हर हाल में अच्छे से तैयारी करोगे, कंफर्म 110% ये एग्ज़ाम में आता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, बेल आइकन पर आप ज़रूर हिट करिए, जैसे मैं अब वीडियो अपलोड करूँगी यू विल गेट माई नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।